नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिलीव मी बहुत सिंपल टॉपिक समझने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है और मैं आपको अश्योर करता हूं आज के इस सेशन के बाद इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज का हमारा प्लान क्या है? देखिए, हम शुरुआत करेंगे बारिश से जुड़े एक सिंपल से सवाल से। फिर हम सीखेंगे कि इन इनविजिबल लाइंस को काउंट कैसे करते हैं। उसके बाद हम फिजिक्स की ऑफिशियल फॉर्मूला देखेंगे। फिर फ्लक्स, एंगल और एरिया के रिश्ते को समझेंगे। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम में होने वाली 3 कॉमन गलतियों से कैसे बचें। और आखिर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बिग पिक्चर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फ्लो के एंड तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अ क्वेश्चन अबाउट रेन। फिजिक्स को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा जाए। एक सिंपल सा सवाल सोचिए, मान लीजिए बारिश हो रही है, तो एक खिड़की से ज्यादा पानी कब अंदर आएगा? जब वो बिल्कुल सीधी खुली हो या जब वो थोड़ी सी झुकी हुई यानी टिल्टेड हो? कॉमन सेंस है ना? इस सवाल को बस दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब उसी बारिश वाले एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कोर आइडिया को समझते हैं। इसके लिए हम एक बहुत आसान विजुअल तरीका यूज करेंगे जिसे हम कह सकते हैं काउंटिंग इनविजिबल लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इमेजिन करने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस ऐसे सोचिए जैसे आप गिन रहे हैं कि एक फ्रेम के अंदर से कितना पानी गुजर रहा है। सिंपल है ना? फिजिक्स में हम पानी की जगह उन इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गिन रहे होते हैं। अब सोचिए, ये पानी का फ्लो 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। आम सी बात है। स्टेप 1, पानी की स्पीड। जितनी तेजी से पानी बहेगा उतना ज्यादा फ्रेम से निकलेगा, राइट? स्टेप 2, फ्रेम का साइज। फ्रेम जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा पानी उसके थ्रू जाएगा। और स्टेप 3, फ्रेम का टिल्ट। अगर आप फ्रेम को टेढ़ा कर देंगे तो उसके थ्रू कम पानी जाएगा। बस ये 3 चीजें याद रखिएगा, यही आगे फॉर्मूला बनने वाली है। ओके, अब जब हमें कॉमन सेंस से आइडिया लग गया है तो चलिए देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इसके बारे में क्या कहती है। आते हैं द ऑफिशियल फिजिक्स फॉर्मूला पर। तो देखिए, एनसीईआरटी कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे हम डेल्टा फाई से दिखाते हैं, ये एक एरिया एलिमेंट डेल्टा एस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजर है। फॉर्मूला है डेल्टा फाई इक्वल्स ई डॉट डेल्टा एस, जिसे हम लिखते हैं ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब इसको हमारी पानी वाली एनालॉजी से जोड़कर देखो। ई क्या है? यह है पानी की स्पीड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। डेल्टा एस क्या है? यह है फ्रेम का साइज यानी एरिया। और ये कॉस थीटा क्या है? यह है फ्रेम का टिल्ट यानी एंगल का असर। देखा, जो मुश्किल सी फॉर्मूला लग रही थी वो हमारी सिंपल सी बारिश वाली एनालॉजी से कितनी आसान हो गई। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को और पक्का करते हैं। फॉर्मूला के हर हिस्से को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारा अगला सेक्शन है फ्लक्स, एंगल एंड एरिया। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। फिजिक्स में इस टॉपिक के लिए हम एरिया को एक स्केलर नहीं बल्कि एक वेक्टर मानते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एरिया के साइज से मतलब नहीं है, हमें यह भी जानना है कि वो एरिया किस डायरेक्शन में है। और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यानी डेल्टा एस की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर यानी उसके नॉर्मल के अलोंग होती है। ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। अब आते हैं एंगल यानी थीटा के रोल पर। सोचिए, जब थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो कॉस 0 होता है 1। इस केस में हमें मिलता है मैक्सिमम फ्लक्स। जब थीटा 90 डिग्री होता है, इसका मतलब एरिया फील्ड के पैरेलल हो गया, तो कॉस 90 होता है 0 और फ्लक्स भी 0, क्योंकि कोई लाइन उसे क्रॉस ही नहीं कर रही। और इनके बीच के किसी भी एंगल के लिए फ्लक्स मैक्सिमम से थोड़ा कम होगा। चलिए, अब इतना सब पढ़ लिया है तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड E है 10 न्यूटन पर कूलम, एरिया A है 2 मीटर स्क्वायर और एंगल थीटा है 60 डिग्रीज। हमें बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई निकालना है। सोल्यूशन तो बिल्कुल सीधा है। हम फॉर्मूला यूज करेंगे फाई इक्वल्स EA कॉस थीटा। चलिए वैल्यूज डालते हैं। E की जगह 10, A की जगह 2 और थीटा है 60 डिग्रीज, तो आ गया कॉस 60 डिग्रीज। हम सब जानते हैं कि कॉस 60 होता है 1/2, तो ये बना 20 इंटू 1/2 जो कि हो गया 10। और यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सिंपल था। ओके,
अब आते हैं उस सेक्शन पर जो आपके मार्क्स बचा सकता है। ये हैं 3 एग्जाम टाइम ट्रैप्स। चलिए देखते हैं वो कॉमन गलतियां जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अक्सर कर जाते हैं। पहला मिथ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई असली फ्लो है, जैसे पानी बहता है। सच्चाई ये है कि फ्लक्स सिर्फ एक मेजरमेंट है, एक गिनती है फील्ड लाइंस की। वहां पर कुछ भी सच में फ्लो नहीं हो रहा। दूसरा मिथ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल नहीं। याद रखिए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये दो वेक्टर्स E और S का डॉट प्रोडक्ट है। और अब तीसरा सबसे बड़ा ट्रैप कि एंगल थीटा E फील्ड और सरफेस के बीच का है। ये बिल्कुल गलत है। सच ये है, और इसे अच्छे से समझ लीजिए, कि एंगल थीटा हमेशा E फील्ड और सरफेस के नॉर्मल के बीच का होता है, यानी एरिया वेक्टर के बीच का। इस एक बात को अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। द एंगल थीटा इज ऑलवेज विद द नॉर्मल, नॉट द प्लेन। ये एग्जाम्स में एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं और आसान से सवाल में अपने मार्क्स गवा देते हैं। तो चलिए अब सब कुछ जोड़कर देखते हैं, आखिर ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, फ्लक्स द बिग पिक्चर। तो इस सब को समझने का फायदा क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो बुनियादी, वो फंडामेंटल आइडिया है जिसके बिना हम गॉसेस लॉ को समझ ही नहीं सकते। और गॉसेस लॉ वो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सबसे जरूरी लॉज में से एक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कमांड हासिल करना अगले बड़े टॉपिक के लिए एक जरूरी कदम है। चलिए, सेशन खत्म करने से पहले एकदम फटाफट सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजर है। पॉइंट 2, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट Nm²c है। पॉइंट 3, ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है, फील्ड स्ट्रेंथ E, एरिया S और E और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। पॉइंट 4, फॉर्मूला है phi = ES cos थीटा। और पॉइंट 5, सबसे जरूरी, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होता है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर हम किसी बंद सरफेस से बाहर निकलने वाली सारी फील्ड लाइंस को गिन सकते हैं, तो इस गिनती से हमें उस सरफेस के अंदर बंद चार्ज के बारे में क्या पता चल सकता है? इस सवाल का जवाब हमें गॉसेस लॉ में मिलेगा। अगले सेशन तक सोचते रहिए।